Good morning, students. Myself, Professor Pavan Kumar Yadav from Department of Mechanical Engineering. Our today's topic is recording techniques. Students, सबसे पहले हमने मेथड स्टडी पढ़ा। मेथड स्टडी किस तरह से की जाती है, हमने उसके सीक्वेंस और प्रोसीजर को पढ़ा। उसमें जब हमने फैक्ट की रिकॉर्डिंग से, जब किसी जॉब को सिलेक्ट करते हैं तो फैक्ट्स की रिकॉर्डिंग करते हैं, तो रिकॉर्डिंग की टेक्निक्स पढ़ी। उस पर हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस प्रीवियसली पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 में मैक्रो मोशन स्टडी के बारे में बताया है और सेकंड पार्ट में माइक्रो मोशन स्टडी में के बारे में बताया है। ये दोनों एक्टिविटीज़ चार्ट से रिलेटेड हैं। और अब हम इस पार्ट 3 के अंदर डायग्राम्स पढ़ेंगे। डायग्राम्स के टाइप और प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी पढ़ेंगे हम इस वाली वीडियो के अंदर। रिकॉर्डिंग टेक्निक्स, चार्ट्स, डायग्राम्स। चार्ट्स क्या होते हैं, मैक्रो और माइक्रो, ये पढ़ चुके हैं हम सारी प्रोसेस ऑलरेडी। डायग्राम्स में अभी हमें फ्लो डायग्राम, स्ट्रिंग डायग्राम, साइकिल ग्राफ, क्रोनोसाइकिल ग्राफ और ट्रैवल चार्ट पढ़ना है स्टूडेंट्स। डायग्राम्स की बात करें, रिकॉर्डिंग मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल्स, इंडिकेटिंग मूवमेंट। जब हम बात करते थे चार्ट्स की, चार्ट में हमें सीक्वेंस पता चलता था कि पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। अब यहाँ पर हमें मूवमेंट भी पता चल रहा है कि किस डायरेक्शन में मैन और मटेरियल मूव कर रहा है। तो इससे जो है हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं जो हम डेटा ले रहे हैं। इससे हम अननेसेसरी मूवमेंट को हम रोक सकते हैं। यानी हम जब भी बात करते हैं मेथड स्टडी में, तो हम मोशन स्टडी की बात कर रहे हैं और मोशन स्टडी में वो सारे फैक्ट रिकॉर्ड होते हैं जिससे मूवमेंट हो रहा है। तो मैक्रो में हम ओवरऑल मूवमेंट की बात करी, माइक्रो में जो ओवरऑल हमने मूवमेंट पढ़ा था उसी का एक जो है पार्ट पढ़ा हमने माइक्रो लेवल पे। और अब हम बात कर रहे हैं डायग्राम्स की। डायग्राम्स में हमें डायरेक्शंस भी जो है इंडिकेट कर रहा है। डायग्राम्स की बात करें हम, द फ्लो प्रोसेस चार्ट, यहाँ स्टूडेंट्स चार्ट लिखा है, डायग्राम नहीं लिखा है। चार्ट शोज द सीक्वेंस एंड नेचर ऑफ मूवमेंट बट इट डज नॉट क्लियरली शोज द पाथ ऑफ मूवमेंट। तो फ्लो प्रोसेस चार्ट जो मैक्रो मोशन में हमने पढ़ा था, तो हमें सीक्वेंस बताता है लेकिन वो हमें मूवमेंट वाला पाथ नहीं बताता है। In the path of movement, there are often undesirable features such as backtracking and unnecessarily long movement. हमें वापस जाना पड़ सकता है या हमें ज़्यादा मूव करना पड़ सकता है मैन और मटेरियल को। उसके लिए हमें पाथ का मूवमेंट पता होना बहुत ज़रूरी है। रिकॉर्ड दिस अननेसेसरी फीचर्स रिप्रेजेंटिंग ऑफ द वर्किंग एरिया इन द फॉर्म ऑफ फ्लो डायग्राम। अभी हमने फ्लो प्रोसेस चार्ट की बात करी थी ऊपर स्टूडेंट्स, सीक्वेंस की। अब यहाँ पर हम फ्लो डायग्राम्स की बात कर रहे हैं। फ्लो डायग्राम, स्ट्रिंग डायग्राम, 2 तरह के डायग्राम हम बनाते हैं। टू स्टडी द डिफरेंट लेआउट प्लान्स एंड देयर बाय सिलेक्ट द मोस्ट ऑप्टिमल लेआउट। पहले हम सारे अलग अलग तरीके के पूरे लेआउट बनाते हैं और उसमें ऑप्टिमम लेवल के लेआउट को हम ऑप्ट करते हैं जिसमें ऑप्टिमलिटी ज़्यादा मिले हमें। फ्लो डायग्राम इज़ अ ड्राइंग of the working area showing the location of various activities identified by their numbered symbols and are associated with particular flow process chart, either man type and material type. A flow process chart may be of the following type: man type and material type. It provides the total sum detail of the process job under study. Data information in a flow process chart are recorded in a specially designed form. स्टूडेंट्स, यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्लो डायग्राम की। हमने पहले जो मैक्रो मोशन स्टडी पढ़ी थी वहाँ फ्लो प्रोसेस चार्ट पढ़ा था। फ्लो प्रोसेस चार्ट के लिए हमने चार्ट के कुछ सिंबल्स जो है वहाँ पर आइडेंटिफाई करे थे, जिसमें हमने ओ लिखा था मतलब ऑपरेशन, फिर हमने जो है स्क्वायर बनाया था जिसको हमने इंस्पेक्शन का, इस तरह से हमने एरो बनाया था, उसमें हमने ट्रांसपोर्ट, ऐसे अलग अलग जो है हमने सिंबल्स लिए थे और उससे पूरी प्रोसेस को बताया था स्टडी कर कि भाई कहाँ कहाँ किस किस तरह का मूवमेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जब हम फ्लो डायग्राम्स की बात करेंगे तो यहाँ डायग्राम में हमें सिर्फ ये बताना है जो स्टेजेस, पहले स्टेज के बाद दूसरे स्टेज में जब जा रहा है तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक हो रही है।
तो हम यहाँ पर मूवमेंट की बात कर रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हम यहाँ पर आपने देखा होगा कई अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से जो है बताया जाता है। जैसे हम पावर प्लांट की बात करें, है ना, तो पावर प्लांट में अगर हम बॉयलर, स्पेशली बॉयलर की बात करें, तो वहाँ ये बताया जाता है कि रॉ मटेरियल यानी कोल का, हमने थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ कोल को हम लेकर आए बॉयलर के पास, फिर बॉयलर के अंदर हमने जो है उसे डाला, फिर फायर के बाद जो है हीट जो है ट्रांसमिट हुई वाटर में, फिर वाटर से वो स्टीम में गई। तो ये जो हम जो सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो है सीक्वेंस को फ्लो डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो कहीं एक जगह बॉयलर बना होगा, एक जगह ट्रक जिसमें जो है कोल्स रखे हुए होंगे, दूसरी तरफ जो है बॉयलर के दूसरे एंड पे जो है टरबाइन लगा होगा जिसमें से पाइप से स्टीम फ्लो हो रही होगी। तो वहाँ पर हमें आइडेंटिफाई कर दिया, कुछ सिम्बॉल्स अलग से एक डायग्राम्स बना दिए उन्होंने कि भाई बॉयलर का ये डायग्राम है, ट्रक का ये डायग्राम है, उसके बाद टरबाइन का ये डायग्राम है, और उसमें फ्लो कर कर दिखा दिया। फ्लो डायग्राम मतलब एरोज के थ्रू बता दिया कि ये मूवमेंट इस तरह से हो रहा है। तो स्टूडेंट्स वो होता है फ्लो डायग्राम। फॉलोइंग आर द प्रोसीजर टू मेक द फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो हम जो फ्लो डायग्राम बना रहे हैं टू द स्केल होना चाहिए। अब स्केल का मतलब A4 साइज़ का अगर हम पेपर ले रहे हैं तो हम A4 साइज़ के हिसाब से, उस हिसाब से ड्राइंग के जो भी कंटेंट हम उसमें बनाएंगे, चाहे हम टरबाइन की बात करें, चाहे हम ट्रक की बात करें, चाहे हम बॉयलर की बात करें, तो हम उस साइज़ को टू द स्केल कर कर, ताकि उसमें पूरी की पूरी एक्टिविटीज़ हमें शो हो जाए और समझ में आ जाए कि पहले क्या एक्टिविटी हुई और बाद में क्या एक्टिविटी हुई। स्पेशली वायरिंग डायग्राम्स में भी इसी तरह से बताया जाता है, कलर कोडिंग का इस्तेमाल करके। रिलेटिव पोजीशन ऑफ द मशीन, टूल, वर्क बेंच, स्टोरेज एंड इंस्पेक्शन बेंचेस आर मार्क ऑन द स्केल। जैसा मैंने अभी आपको बताया, जहाँ जहाँ मूवमेंट होना है उन सारे वर्क स्टेशंस को पहले ड्रॉ कर लें। पाथ फॉलोड बाय द सब्जेक्ट अंडर स्टडी इज ट्रैक्ड बाय ड्राइंग लाइन्स। फिर उन लोगों के आपस में जो है मिलाने के लिए लाइन्स बना दें। ईच मूवमेंट इज सीरियली नंबर्ड एंड इंडिकेटेड बाय एरो फॉर डायरेक्शन। फिर हमें ये बताना है कि इस प्रोसेस से उस प्रोसेस जा रहा है या उस प्रोसेस से इस प्रोसेस आ रहा है। तो जहाँ से जहाँ मूवमेंट हो रहा है उस तरफ, उस डायरेक्शन में हमें एरोज को शो करना है। डिफरेंट कलर आर यूज टू डिनोट डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। अलग अलग कलर, जैसे अभी हमने वायरिंग डायग्राम की बात करी, जैसे अगर हम घर के मीटर की बात करते हैं तो उसमें भी अलग अलग कलर इस्तेमाल करते हैं। अर्थिंग के लिए हरा इस्तेमाल करते हैं हम। क्लियर है स्टूडेंट्स? या न्यूट्रल के लिए हम हरा जो है वायर का इस्तेमाल कर लेते हैं, रेड वायर हम फेस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, या ब्लू वायर हम अर्थिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह हम कलर कोडिंग से ये समझ लेते हैं, अगर वो किसी भी एंड पर निकलेगा वो वायर, उस कलर से हमें ये पता चल जाएगा ये वायर किस कलर का है। अगर ये रेड कलर का वायर है मतलब ये फेस का, इसमें करंट होगा। उसी तरह हम एरोस के थ्रू हम ये पता कर लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट हुआ। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं हम। अब यहाँ एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देकर बताया गया है। तो यहाँ पर जो है हम राइस यानी चावल को जो है हम बॉईल कर रहे हैं। तो चावल बनाने के लिए सबसे पहले हमने इनिशियल क्या किया, हाउ टू बॉईल राइस, कैसे बनाया जाता है पहले हमने उसे समझा। फिल पैन विथ वाटर, पैन में पानी डाला। हीट पैन ऑन स्टोव, स्टोव पे उस पैन को गर्म किया ढककर। इज़ द वाटर बॉइलिंग, अगर पानी गर्म हुआ तो चावल पकेंगे यानी राइस जो है होगा। पहले पानी गर्म हो रहा है या नहीं ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम स्टोव पे पैन को पहले उसकी पोजीशन को सेट करेंगे। तो ये कंटिन्यूसली जब तक करते रहेंगे जब तक पानी गर्म होने की प्रोसेस नहीं हो जाती। पानी गर्म हो रहा है, जैसे हमें पता चल रहा है तो उसमें हमने राइस को ऐड कर दिया। रिड्यूस हीट टू लो कुक फॉर 15 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया उसको कुक करने के लिए। फिर ड्रेन पैन इनटू स्टोव सीव्स, फिर हमने पैन लिया और फिर पैन में से हमने एट लास्ट आखिरी में सर्व राइस। मतलब यहाँ पर कहाँ से हम चले थे कि कहाँ से हमें राइस को बनाना है और ख़त्म कहाँ किया, राइस एट लास्ट राइस को हमने सर्व कर कर। तो यहाँ आपको स्टूडेंट्स एरो नज़र आ रहे हैं। हमें ये देखना है कि इन एरो के थ्रू यहाँ हमने इंडिविजुअली हमने क्या किया, एक बॉक्स और जो है
बॉक्स का इस्तेमाल करा है और उसमें हमने इंस्ट्रक्शंस बता दी है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम फ्लो बता सकते हैं कि प्रोसेस का किस तरह से किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। पहला तरीका ये है। या इंडिविजुअली पेन का और वाटर का डायग्राम बना लिया हमने, स्टोव के ऊपर पेन रखा हुआ डायग्राम बना लिया, उस डायग्राम को यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया। उस डायग्राम से हमें आइडेंटिफाइड हो जाएगा कि ये प्रोसेस हो रही है यहाँ पे, तो उसके थ्रू हमें क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ एक और एग्जांपल दिया है, इसमें भी हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स इस्तेमाल किए हैं जिसमें हमने सीक्वेंस और एरो के थ्रू सीक्वेंस बताया। पहले हमने रॉ मटेरियल लिया, फिर हमने उसे पिघला लिया, मेल्टिंग करी, फिर फॉर्मिंग प्रोसेस करी हमने, उसके बाद फिर एनेलिंग करने के बाद उसमें हार्डनेस को बढ़ाया। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि अब ये मटेरियल जो है यूज़फुल फॉर्मेट में है या नहीं, इतना स्ट्रेंथ इसमें आया है कि नहीं आया। फिर उसका इंस्पेक्शन करा, फिर इंस्पेक्शन होने के बाद हमने पैकेजिंग करा और फिर आखिरी में जो कस्टमर है उसको डिस्पैच कर दिया। तो हम कोई सा भी एक मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जिसको हमने फॉर्म कर कर शेप और साइज़ प्रोवाइड करा है। तो यहाँ हम किसी भी चीज़ का एग्जांपल स्टूडेंट्स अपनी तरफ से बना सकते हैं कि पहले हमने मटेरियल लिया, मटेरियल पर मशीनिंग प्रोसेस करी, मशीनिंग प्रोसेस के बाद उस पर इंस्पेक्शन करी, इंस्पेक्शन करने के बाद पैकेजिंग करी, पैकेजिंग करने के बाद डिस्पैचिंग करी। ये सीक्वेंस में हर कंपनी में वर्क होता है। तो फ्लो डायग्राम हम इस तरह से बना सकते हैं। सेकेंड है स्ट्रिंग डायग्राम। द स्ट्रिंग डायग्राम इज अ स्केल layout drawing on which length of a string is used to record the extent as well as the pattern of movement of a worker working within a limited area during a certain period of time। एक निश्चित समय अंतराल में कहाँ कहाँ तक मूवमेंट कर रहा है वर्कर, उसको देखने के लिए हम स्ट्रिंग डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। Primary function of a string diagram is to produce a record of an existing set of conditions so that the job of seeing what is actually taking place is made as simple as possible। सबसे पहले हम प्राइमरी स्टेज पर जो है ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग जो हम प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, उसमें कहाँ कहाँ पर मूवमेंट हो रहा है मटेरियल का या मैन का। अब इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, बेसिकली एक बोर्ड ले लेते हैं। प्रोसीजर में अ लेआउट ऑफ अ वर्क प्लेस ऑफ अ फैक्ट्री इज़ ड्रॉन टू स्केल ऑन द सॉफ्ट बोर्ड। जैसे हमारे पास ड्राइंग का बोर्ड है, इसी तरह सॉफ्ट बोर्ड आते हैं, नोटिस बोर्ड जिसमें हम पिंस लगाते हैं, उस तरह का जो है सॉफ्ट बोर्ड ले लेते हैं जिस पे पिंस हम लगा सकते हैं। अब वो जो पिंस हैं, पिंस आर फिक्स्ड इनटू बोर्ड्स टू मार्क द लोकेशन ऑफ अ वर्क स्टेशन। पिंस आर ऑल्सो ड्रिवन एट द टर्निंग पॉइंट ऑफ द रूट्स। अब हमने क्या किया, अलग अलग स्टेजेस जो हमने बनाई है, सीक्वेंस जो बनाया, उस हिसाब से अलग अलग जगह पर हमने वो पिंस को लगा दिया, वो स्टेशंस हैं। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब उस जो पिंस लगाई हैं सॉफ्ट बोर्ड पर, जिस पे पिंस लगाई हैं, हमने उस सॉफ्ट बोर्ड को पूरा का पूरा लेआउट मान लिया, है ना। तो हम किसी भी साइज़ का 3x6 का ले लें या 6x4 का ले लें, किसी भी साइज़ का एक बोर्ड ले सकते हैं जो कंपनी की ओवरऑल वो है। और एक स्ट्रिंग की एक लेंथ को हमने इतना मीटर या इतना सेंटीमीटर या इतना किलोमीटर या इतना मीटर, ये हमने लेंथ उस स्ट्रिंग के थ्रू मान ली है कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग लेंगे तो इसका मतलब ये है कि इतनी स्ट्रिंग का 1 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग है तो इसका हम मान लेंगे 1 मीटर है। तो उससे हम लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना मूवमेंट हुआ है। सॉफ्ट बोर्ड लिया हमने, सेकेंड स्टेज पे हमने पिंस लगाई उसमें सभी स्टेशंस पे। ए मेजर लेंथ ऑफ द थ्रेड इज टेकन टू ट्रेस द मूवमेंट, मतलब पाथ। अब जो टोटल हमारे जो स्ट्रिंग लगी, मतलब जो धागा टोटल हमने बांधा है उसमें, उससे हमें टोटल लेंथ पता चल जाएगी कि टोटल लेंथ धागे की कितनी है। अब हम अपने शॉप फ्लोर पर जाएंगे, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का मेज़र करेंगे लेंथ, और उससे फिर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, इतना हमने उस स्ट्रिंग को दिया। तो हम ओवरऑल स्ट्रिंग की लेंथ से ओवरऑल जितना भी है लेंथ जो मूव कर रहा है शॉप फ्लोर पर, वो हम मेज़र कर सकते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द थ्रेड एंड सब्सट्रैक्टिंग इट फ्रॉम ओरिजिनल लेंथ। अब जो बचा हुआ भाग है उससे ओरिजिनल लेंथ को हम माइनस कर लेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कितना हमने जो है सब्सट्रैक्ट कर हमें ये पता चल गया कि टोटल लेंथ हमें कितनी लगी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एग्ज़ाम्पल लिया है, फ़ोटोकॉपियर का एक एग्ज़ाम्पल है। एक ऑफिस बना हुआ है, ऑफिस में प्रिंटर रखा हुआ है,
सेल्फ रखे हुए हैं, डेस्क रखा हुआ है, फैक्स मशीन रखी है, फ़ोटोकॉपियर रखी है और फाइल जो है अलग अलग रखी हुई है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हर स्टेशंस पे पिन लगा रखी है और आउट करने के लिए बाहर एक पिन लगा रखी है। अब आप देख रहे हैं कि मूवमेंट के लिए धागे बंधे हुए हैं इनमें, मतलब स्ट्रिंग्स बंधी हुई हैं। तो अब ये जो टोटल लेंथ बनी है, 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार भी वो मूवमेंट कर रहा है उस डेस्क से लेकर फैक्स मशीन तक, फैक्स से फोटोकॉपियर तक या फोटोकॉपियर से फाइल स्टेशन तक, जितनी बार भी वो मूवमेंट कर रहा है उस मूवमेंट को हमने इस स्ट्रिंग के थ्रू रिकॉर्ड कर लिया। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी बार मूवमेंट हुआ है उन दोनों स्टेशंस के बीच में। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब दूसरे वाले प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है देखा गया है कि एक जगह से दूसरी मशीन तक रिवेटिंग हो रही है, स्टैक लगा रखा है, ड्रिल मशीन, कटिंग मशीन लगा रखी है, फोल्ड हो रहा है, शीट मेटल का वर्क हो रहा है। तो यहाँ अलग अलग स्टेशंस बने हुए हैं और उसमें जो स्ट्रिंग्स बनी हुई है उसमें एरो बने हुए हैं कि कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट हो रहा है। और इन सारी चीज़ों को पहले जो है बहुत हैप्पीजार्ड वे में था, फिर हमने क्या किया, इस लेआउट को सिंप्लीफाई कर इस एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यहाँ पर क्रिएट कर दिया। तो आफ्टर बिफोर के बाद आफ्टर वाले लेवल पे आप देख रहे हैं कि सीक्वेंस में हो गई सारी मशीनरी और जो है मूवमेंट जो है स्टार्ट और एंड पॉइंट। तो स्टार्ट से यहाँ से मटेरियल चला और सारी मशीनिंग होने के बाद एंड पॉइंट पर वो ख़त्म हो गया। तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि लेआउट में किस तरह के चेंज ओवर करने से हम मूवमेंट को कम कर सकते हैं, यानी मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी उसी तरह एक एग्जांपल दिया हुआ है स्ट्रिंग डायग्राम का, जिसमें जॉब किसने बनाया है, डेट क्या है, किस स्केल पर हमने स्ट्रिंग को नापा है। यानी 1 सेंटीमीटर स्ट्रिंग यानी धागे की लंबाई जो है वो 1 किलोमीटर तो नहीं है या 1000 मीटर तो नहीं है, इस तरह से किस स्केल पे लिया है। फिर यहाँ पूरा का पूरा उन्होंने मशीन शॉप का बना रखा है कि कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट किया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस तरह से आप भी कोई भी एक एग्जाम्पल सेट करके अपने मन से सेट करके ऐसा डायग्राम आप बना सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इस तरह से आप बना सकते हैं। याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगी तो आप अपने आप किसी भी तरह का डायग्राम बना सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं अपन। यहाँ बात करते हैं हम ग्राफ की। फ्रैंक और गिलबर्ट डेवलप 2 टेक्निक्स टू एनालाइज द पाथ ऑफ द मूवमेंट ऑफ एन ऑपरेटर टू बी स्टडीड। जो फ्रैंको गिलबर्ट जिन्हें जो है मोशन स्टडी करी है, डेवलप करी है, उन्होंने 2 तरह के ग्राफ की बात करी है। एक साइकिल ग्राफ की बात करी है और दूसरी जो है क्रोनो साइकिल ग्राफ की बात करी है। अब ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? वेरी यूजफुल टू ट्रेस दोज मूवमेंट विच आर टू फास्ट टू रिकॉर्ड बाय मीन्स ऑफ थर्बलिंग्स। ऐसे मूवमेंट जो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं और थर्बलिंग के थ्रू हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बात करें कि हमने जो है एरो मतलब तीर जो है कमान पे लगा के छोड़ दिया है ना, तो तीर की स्पीड बहुत ज़्यादा है। अब उसका मूवमेंट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर उस पर कोई सेंसर या कुछ लगा हुआ है तो जब वो मूवमेंट करेगा तो वो सेंसर हमें बता देगा कि इसका मोशन पाथ क्या है। उसी तरह ग्राफ भी काम करता है। पहले बात करते हैं साइकिल ग्राफ की। इट इज़ अ फोटोग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ द पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ द ऑपरेटर डूइंग अ जॉब। फोटोग्राफी रिकॉर्ड हमें मालूम है, माइक्रो मोशन में हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। लिटिल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज अटैच्ड टू द हैंड और फिंगर और एनी अदर बॉडी पार्ट। एक छोटा इलेक्ट्रिक बल्ब, एलईडी बल्ब आप लोगों ने देखा होगा, या फिर हम 1 वॉट का छोटा बल्ब मान लें, वो हम फिंगर पे या हैंड पे या बॉडी के उस पार्ट पे जिससे मूवमेंट हो रहा है उस पर हम रखेंगे। हुज मोशन आर टू बी एनालाइज, जिसका हमें एनालिसिस करना है, जिस पार्ट का। व्हेन शी ही परफॉर्म द ऑपरेशन, अगर लड़का लड़की कोई भी अगर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उसके बॉडी पार्ट में उस इलेक्ट्रिक बल्ब के थ्रू जो मूवमेंट होगा, जो पाथ बनेगा, उससे हम मोशन की स्टडी करेंगे। द फोटोग्राफ is taken continuously by motion picture camera. The path of the motion is recorded on the film as continuous streak of light as shown below. जैसे जैसे वो मूवमेंट करता जाएगा तो मोशन पिक्चर कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है पूरी की पूरी फिल्म, उसके थ्रू हमको ये पता चल जाएगा कि मोशन का क्या पाथ है। अब यहाँ साइकिल ग्राफ में आप देख रहे हैं एक छोटा सा जो है नीचे एक साइकिल ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ के थ्रू हमें मोशन पता चल रहा है कि कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट। द मोशन पिक्चर
Recorded on the camera gives the path of the body part movement. Such a record is called cycle graph. ये जो आपको दिख रहा है इसको हम साइकिल ग्राफ बोलेंगे. ये रिकॉर्ड बना हुआ है जिसके थ्रू हमें मोशन के बारे में पता चल रहा है. अब बात करते हैं सेकेंड, chronocycle graph. It is a special type of cycle graph in which the light source bulb is suitable interrupted electricity so that the path of the motion in the photograph appears as a series of pear-shaped spot instead of continuous streak of light as shown below. The pointed end of the pear show द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. अब वहाँ पर आप देख रहे थे वहाँ कंटिन्यूसली जो है लाइट जल रही थी. अब यहाँ पर क्या है कि इंटरप्ट किया है उस सोर्स को. सेम वही प्रोसीजर है स्टूडेंट्स. यहाँ पीर शेप रहेगा. पीर शेप में जहाँ पर जो नोक या फिर जो पॉइंटेड एरिया रहेगा वो डायरेक्शन शो करेगा मोशन का. क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर पीर शेप देख रहे हैं आप, ये एक शेप बना हुआ है. शेप का जो आगे वाला हिस्सा है यहाँ एरो से शो किया गया है कि ये मूवमेंट का पाथ बता रहा है. क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको कहेंगे हम क्रोनोसाइकिल ग्राफ. अब बात करते हैं ट्रैवल चार्ट की. इट इज़ अ टेबुलर रिकॉर्ड ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा अबाउट movement of worker, material, equipment between any number of places over a given period of time. It is always in the form of square having within the squares. ट्रैवल चार्ट मतलब अगर हम ट्रैवल की बात करते हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमें पहुंचना है. यानी टू रहेगा, एक फ्रॉम रहेगा. यानी हम अगर मैन की बात करें, मटेरियल की बात करें, मशीन की बात करें या ऑपरेटर की बात करें, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए जितना वो लगाएगा समय, उसको हम कहेंगे ट्रैवल चार्ट. तो टू में उसके पास टाइम होगा, फ्रॉम में उसके पास टाइम रहेगा. तो टोटल टाइम हम वहाँ पर देखेंगे. स्टूडेंट्स यहाँ पर आप छोटा सा एक डायग्राम देख रहे हैं नीचे, जहाँ टू और फ्रॉम लिखा हुआ है और उसमें ABCDE लगा रखा है. इधर भी ABCDE लगा रखा है. ठीक, तो यहाँ ट्रैवल कर रहा है. जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ए के लिए कोई टाइम ही नहीं दिया गया है. इधर पे टू वाले साइड पे देखें, लेकिन फ्रॉम वाले साइड पे हमें ए में टोटल टाइम 10 दिख रहा है. तो ए का मूवमेंट बी पे भी हो रहा है, ए का मूवमेंट डी पे भी हो रहा है, ए का मूवमेंट ई पे भी हो रहा है, ए का मूवमेंट एफ पे भी हो रहा है. लेकिन इसके पास ए के पास टोटल टाइम 10 मिनट का है या 10 घंटे का है या 10 सेकंड का है. तो जो भी टाइम उसके पास टोटल टाइम है वो बाइफर्केट हो जाएगा बाकी सारे स्टेशंस पे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ पर मूवमेंट करेगा, तो टोटल इतना अमाउंट ऑफ टाइम ये स्पेंड करेगा. इसी तरह बी की बात करें, बी जो है सी पे भी जा रहा है, डी पे भी जा रहा है, ई पे भी जा रहा है, एफ पे भी जा रहा है. तो बी के पास टोटल टाइम 10 मिनट्स का है. अब ये हमने टू वाली साइड की बात करी. अब हम फ्रॉम वाली साइड की बात कर रहे हैं. फ्रॉम वाली साइड पे आप देख रहे हैं ABCDEF. अगेन ए वाली साइड पे टोटल आप यहाँ पर देख रहे हैं 0 है. तो ये किसी भी तरह से टू वाली साइड पर नहीं जा रहा है. यानी ए से लेके एफ तक टू की साइड से फ्रॉम की ए साइड में कोई भी नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ 0 अलॉटमेंट है. अब बी की बात करें, इसमें टोटल अलॉटमेंट 8 है. मतलब बी जो है उसके पास टोटल अलॉटमेंट 8 मिनट्स का या 8 आवर्स का है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सी जा रहा है, डी जा रहा है और एफ जा रहा है. सी, डी और एफ जो जा रहा है वो टोटल बी को दे रहा है 8 मिनट्स का या 8 आवर्स का टाइम दे रहा है. ठीक है. इसी तरह हम टू और फ्रॉम के थ्रू, टोटल के थ्रू कि टोटल इतना टाइम और टोटल इतना टाइम, इसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक स्टेशन जो मूवमेंट कर रहा है टू से या फ्रॉम से, वो टोटल कितना अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड कर रहा है. ये होता है स्टूडेंट्स ट्रैवल चार्ट. इससे भी मोशन की स्टडी की जाती है और इससे भी हम मोशन इकोनॉमी कर सकते हैं. अब प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी की बात करते हैं स्टूडेंट्स. प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी का मतलब ये है कि ये वो सिद्धांत हैं जिनके थ्रू हम मोशन को कम कर सकते हैं. तो इसमें जो है मोशन इकोनॉमी में 3 अलग अलग हेडिंग्स दी हैं. एक ह्यूमन बॉडी की बात करी है, वर्क प्लेस के अरेंजमेंट यानी वर्क प्लेस के लेआउट की बात करिए, डिज़ाइन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, टूल और इक्विपमेंट की डिज़ाइन की बात करी गई है. अब ह्यूमन बॉडी की बात करें, 2 हैंड्स शुड बिगन एंड कंप्लीट देयर मूवमेंट एट द सेम टाइम.
मतलब जैसे हमने सीमो चार्ट में लेफ़्ट और राइट हैंड स्टडी स्टूडेंट्स पढ़ी थी, तो हमें ये पता था कि ये हैंड अब तक फ्री है और ये वाला हैंड जो है अब जो है आइडियल है, या ये जो है अब इन प्रोसेस में आ रहा है। तो इसके थ्रू स्टूडेंट्स हम ये पता चल जाता है कि हम किस तरह से इंगेज्ड रख सकते हैं दोनों हाथों को ह्यूमन बॉडी में। तो हमें इससे मोशन इकोनॉमी मिल जाएगी। तो दोनों हाथ खाली नहीं रहने चाहिए, दोनों में से एक हमेशा इंगेज रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं आर्म्स के मोशन की। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हम ह्यूमन बॉडी का एनालिसिस करते हैं और मोशन इकोनॉमी निकालते हैं। देख रहे हैं आप, अगर हम कोई भी काम रिदम में करते हैं तो वो बहुत तेज़ी से और फास्ट में होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्विंगिंग, फ्री हैंड स्विंगिंग करी हुई है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर और ले सकते हैं हम। एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ग्राउंड फ्लोर से अगर हमें टॉप फ्लोर यानी सेकंड या थर्ड फ्लोर पर अगर कोई मटेरियल पहुंचाना है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं ब्रिक्स का। कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने देखा होगा ब्रिक्स को उछाल कर एक जगह से दूसरी जगह फेंका जाता है। तो वो सिर्फ इसलिए दिया जाता है, अगर वो रिदम में रहेगा तो वो बहुत तेज़ी से और जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर एक एक ईंट को उठाकर ऊपर ले जाएं तो क्या रहेगा, वो रिदम में नहीं रहेगा। तो रिदम में अगर हम कोई सा भी करते हैं तो वो इकोनॉमिकली आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अरेंजमेंट ऑफ वर्क प्लेस की। डेफिनेट एंड फिक्स्ड स्टेशन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल टूल्स एंड मटेरियल टू परमिट हैबिट फॉर्मेशन। टूल्स एंड मटेरियल शुड बी प्री पोजिशन टू रिड्यूस सर्चिंग। यानी अगर हम बात करें शॉप फ्लोर की, अगर हमें ये पता है यहाँ पर स्टोर है, ये यहाँ पर मशीन है, यहाँ पर रॉ मटेरियल है, अगर हर चीज़ अरेंज कर कर रखी हुई हो, टूल पोस्ट बनाया गया हो, हर जगह पर चीज़ों को रखने के लिए जगह बनाई गई हो, अगर हमने सारी चीज़ें एडिक्वेट और सही जगह रखी हुई हैं तो वो हमें आसानी से मिल जाएगी और अननेसेसरली हैप्पजार्ड नहीं होगा। और इसके थ्रू जो है, इन अरेंजमेंट्स के थ्रू जो है, हमें मोशन इकोनॉमी मिल जाएगी। डिज़ाइन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट। डिज़ाइन ऑफ टूल और इक्विपमेंट की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं एग्जांपल हम यहाँ पर लेथ मशीन का ले लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि हमने अगर टूल पोस्ट लगा रखा है, टूल पोस्ट में हम इंडिविजुअली मैनुअली एक एक टूल्स को हम चेंज कर रहे हैं, उसकी जगह हम टूल चेंजर का इस्तेमाल करें और मल्टीपल प्रोसेस को एट अ टाइम हम परफॉर्म कर सकें। यानी अगर हमें ड्रिलिंग करनी है, या हमें नर्लिंग करनी है, या हमें कटिंग करनी है, टेपर टर्निंग करनी है, या पार्टिंग करनी है, किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन करना है, टूल चेंजर में हमने टूल पोस्ट पे ही लगा रखा है, वहाँ से हमने रिवॉल्व करा और टूल चेंज हो जाए इन प्लेस। अगर इसके अगेंस्ट अगर हमें वो टूल को निकालना पड़े, फिर हम दूसरा टूल उसकी जगह इंस्टॉल करें, तो इसमें हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? और इसके साथ मोशन भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से एडवांस टूल्स और टेक्निक का इस्तेमाल करें। अभी आप देखेंगे आज की डेट में कंस्ट्रक्शन में हम बोल्टिंग करने की बात करें, वेल्डिंग करने की बात करें, ऑटोमेटिक सिस्टम बनाए गए हैं जिससे कि मोशन की इकोनॉमी मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।